चलिए 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 चलिए, बहुत सुंदर। आज ये सारे लोग जल्दी से बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे लोग जल्दी आजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। सारे लोग जल्दी से आजिए भाई, सारे लोग। मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, चलिए। आई होप यू पीपुल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक होंगे। कोरोना से अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए, इट्स माई रिक्वेस्ट। इस बार और डेंजर तरीके से कोरोना आया है ना। पिछले साल 1 लाख 1.5 लाख केस में जम जा रहा था। आज जो कल का डाटा आया है उसमें 1,61,000 केस आए हैं, और उसके एक दिन पहले 1,68,000 केस बहुत ज़्यादा है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आ रहा है। मेरे खुद के 2 फ्रेंड्स हैं जो एक्सपायर हो गए हैं कोरोना के कारण। सोचिए, कोई एज नहीं थी। एक फ्रेंड है 25 ईयर्स का था, एमआर था, वो एक्सपायर हो गया। और एक टीचर थे, साथ में पढ़ाते थे, मुश्किल से 36-37 एज रही होगी उनकी, वो एक्सपायर हो गए सिर्फ कोरोना से। तो इससे अंदाजा लगाइए कोरोना खतरनाक है। प्लीज़ लोगों के बहकाने पर मत आइए कि ऐसा नहीं होता सर, नॉर्मल सर्दी नॉर्मल जुकाम, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नॉर्मल सर्दी जुकाम होता तो ऐसे नहीं लोग मर रहे होते। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिए, अपने लोगों को ध्यान रखिए और बस घर में रहिए, ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, कोरोना से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है माय डियर, घर में रहिए। अगर जो इंसान कोरोना से डरेगा नहीं, फिर उसे दिक्कत हो जाएगी। अब बहुत बहादुरी दिखाने के लिए और भी कई जगह हैं, है ना, लेकिन प्लीज़ कोरोना से थोड़ा बच के। बाकी आपकी ज़िंदगी है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला ज़्यादा। मैं जो मुझे लगता है उचित मैंने बोल दिया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। और बड़े शानदार क्वेश्चन हैं आज के, है ना। और पिछली वाली क्लास में आपने देखा होगा बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन पॉलिटी के कराए थे। ये जो क्वेश्चन है इनको हिस्ट्री के क्वेश्चन कहा जाता है ना। इनको कई बार मिसलेनियस में भी काउंट किया जाता है, लेकिन ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले बता दूं कि हमारा जो पेड कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और हिस्ट्री की 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, पॉलिटी की 2 क्लासेस हो गई हैं। आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो बेझिझक आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें। उसकी फ़ीस 950 रुपीज़ हो गई है, 950 रुपये हो गई है। और ये जो कोर्स है इसमें सारे सब्जेक्ट्स जीके के कराए जाएंगे वीडियो सोल्यूशंस के साथ में। मॉक टेस्ट फ्री में दिया जाएगा, 150 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपका ये जो कोर्स है ये ऑल एग्जाम्स के लिए है। एसएससी के एग्जाम्स हो गए, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, स्टेट पीएससीज हो गए, आपका कांस्टेबल एसआई का एग्जाम हो गया, पटवार का एग्जाम हो गया, है ना। एक अच्छे लेवल पे जीके अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि अगर एक बार पढ़ना है जीके, दोबारा नहीं पढ़ना है जिंदगी में, तो आप इस पेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, 8827326550 नंबर पर कॉल करना है। और कॉल करके सिर्फ इतना बोल दीजिएगा कि सर मुझे 950 रुपये वाले बैच में एडमिशन लेना है, और वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे माय डियर। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर इज वेरी सिंपल, रविंद्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने महात्मा गांधी को, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था, जबकि मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। डन, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है माय डियर? लाला लाजपत राय जी को, डॉक्टर सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, और एक मिनट, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन मिस हो गया हमारा। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन मिस हो गया, मैंने बोला था क्वेश्चन मिस हो गया है, ये लीजिए। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इंडियन आइंस्टीन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, नागार्जुन, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, डॉक्टर सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, और इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है इन्हें नेताजी कहा जाता है, ठीक है, जबकि लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया नेताजी किसको कहा जाता है, आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। जितने भी निक नेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, यहां से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है निक नेम वाले, अगर आप बोलेंगे तो निक नेम की क्लास करा दूंगा मैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
डन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है ना? जो लोकनायक है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। आंसर इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, जेपी। जेपी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1000 बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन ओपन होगा, उसमें कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन इलाहाबाद की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहां पर एक वर्ड है आपका इलाहाबाद की संधि, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए, ध्यान सुनना। कहानी क्या है? कहानी यह है कि मैं यहां पर एक बार एक मिनट, ठीक है, हाँ एक मिनट, मैं इसको क्लीन कर दूं इस लेयर को, ताकि मैं चाहता हूं इसको क्लीन कर दूं इस लेयर को, ताकि मैं यहाँ पर कुछ समझा पाऊं। चलो यहीं पर समझाता हूं, छोड़ो। देखिए कहानी क्या है कि जब 1764 में 1764 में बक्सर का बैटल हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो ये बक्सर का बैटल किसके किसके बीच में हुआ था आपको पता है? एक साइड थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और सुजाउद्दौला। ठीक है, डन। कौन कौन था? शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। दूसरे साइड थे ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज। ठीक है, डन। जब ये युद्ध हुआ 1764 में 20 अक्टूबर को, बक्सर का बैटल, इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं और ये जो तीनों थे, शाह आलम सेकेंड द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, हार जाते हैं। तो मीर कासिम तो भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसको पकड़ के मार देंगे, तो मीर कासिम वहां से भाग जाता है। अब बचते हैं शाह आलम सेकेंड और सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला के साथ में इलाहाबाद की संधि की जाती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना? इसका नाम इलाहाबाद ही रहेगा, हालांकि इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, उसके बावजूद भी इसका नाम इलाहाबाद ही रहेगा। तो जो इलाहाबाद है, ये संधि की जाती है सुजाउद्दौला के साथ में, और सुजाउद्दौला से इलाहाबाद का कड़ा का जो किला है वो ले लिया जाता है, और भी चीजें ले ली जाती हैं सुजाउद्दौला से। देन उसके बाद में शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय से संधि की जाती है, ट्रीटी की जाती है। इस ट्रीटी का नाम भी इलाहाबाद की संधि ही था, इलाहाबाद की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही था। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, इस इलाहाबाद की संधि में पहला बात यह डील होती है कि जो किला, जो फोर्ट अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला से लिया था, अब मुगल सम्राट वहां रहेंगे। एक तो यह डील हुआ, साथ ही साथ आपका डायरकी का जो सिस्टम है, जो द्वैध शासन का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी स्टार्ट हो गया। कहां से? आपका इस इलाहाबाद की संधि के बाद में। इसके साथ ही साथ इन्होंने, ब्रिटिश ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और अवध का दीवानी अधिकार ले लिया, मतलब सिविल राइट्स ले लिया, लगान वसूलने का। और जो सिविल राइट्स से जितने भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, दीवानी अधिकार से जितने रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सारी पावर ले लिया। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है द्वैध शासन की। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि बंगाल में द्वैध शासन के समय, इलाहाबाद की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था आपका? एक और चीज बता दूं, यहां पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, फिर इसका आंसर दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जैसे देखो, ब्रिटिश से कितनी पोस्ट आई थी? ब्रिटिश से कितनी पोस्ट आई थी माय डियर? सबसे पहले होता था बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर इंडिया का गवर्नर जनरल, और फिर इंडिया का वायसराय। ये पोस्ट होती थी, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल, इंडिया का वायसराय।
अब बंगाल के गवर्नर में दो चीज आएंगी, पहला और लास्ट कौन था। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल में दो चीज आएगी, पहला लास्ट कौन था। इंडिया के गवर्नर जनरल में दो चीज आएगी, पहला लास्ट कौन था। और इंडिया के वायसराय में दो चीज आएगी, पहला लास्ट कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लास्ट था वॉरेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट था विलियम बेंटिक। फिर इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। लास्ट कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इंडिया का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट कौन था, माउंटबेटन। डन, क्लियर। क्वेश्चन यहां पे देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या पूछा है। एक और चीज बता दूं मैं कि ये जो बंगाल का गवर्नर है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनने की कहानी होती है ये 1773 में होती है। जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, ये कब बनेगा, 1835 में बनेगा, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, इसको ईयर हटाओ, पहले ईयर हटाओ, ईयर हटाओ, एक मिनट ध्यान से। बंगाल का गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल और इंडिया का वायसराय। यहां स्टार्ट करो। इंडिया का वायसराय बनने की कहानी कब स्टार्ट होती है, 1858 में। डन, क्लियर है। इंडिया का जो वायसराय है ये स्टार्ट कब होगा, 1858 में। तो इंडिया का वायसराय कब बना, पहला 1858 में। तो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक, कब बना, 1835 में। मैंने ऊपर लिख दिया था, थोड़ा सा नीचे लिख दिया था, 1835 में। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल वाली कहानी हो गई 1835 में। इंडिया का पहला वायसराय कहानी हो गई 1858 में। इंडिया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात हो जाएगी, कौन सा आपका, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग कब हो जाएगी, 1773 में। और बंगाल का पहला गवर्नर की बात हो जाएगी रॉबर्ट क्लाइव का, ये कब हो जाएगा, 1765 में। डन, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इसी कारण बता रहा हूं। क्वेश्चन बोलता है कि बंगाल में जब द्वैत शासन लगाया गया था उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भाई भारत का गवर्नर जनरल कब बना, आप देखो ना, भारत का गवर्नर जनरल कब बना है, भारत का इंडिया का गवर्नर जनरल बना है 1835 में। और इलाहाबाद की संधि कब हुई है, 1765 में। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन में होना चाहिए था क्या, क्वेश्चन में होना चाहिए था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तब इसका आंसर सही होता, बंगाल का गवर्नर। यहां पर से भारत का गवर्नर जनरल लिखा है, और जो भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट है वो स्टार्ट हुई थी कब, 1835 में, 1835 में। और जो इलाहाबाद की संधि की बात कर रहा है ये कब हुई थी, 1765 में। डन, क्लियर। चलो तो यहां पर भारत के गवर्नर जनरल की, यहां पर क्या होना चाहिए था, बंगाल का गवर्नर होना चाहिए था, तब इसका आंसर क्या हो जाता, रॉबर्ट क्लाइव। डन, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आसान था। चलिए ऐसी चीजों को पकड़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1807 से 1813 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम हटा दीजिए, यहां से प्रथम वर्ड को हटा दीजिए, फर्स्ट वर्ड को हटा दीजिए। हाँ, 1807 से 1813 के बीच में आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब यहां पर फिर से देखिए, यहां पर भारत के गवर्नर जनरल की बात आ रही है जो कि गलत है, क्वेश्चन फिर से गलत टाइप किया गया है। क्यों, मैंने आपको क्या बोला कि भारत का जो गवर्नर जनरल है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1835 में, 1835 में। और यहां पर क्या लिखा है, 1807 से 1813। इस टाइम पे कौन हुआ करता था, इस टाइम पे भारत का गवर्नर हुआ करता था। डन, गवर्नर जनरल नहीं हुआ करता था, ठीक है। डन, तो 1807 से 1813 के बीच में कौन था, अगर नॉर्मल हम भारत के गवर्नर की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आया था, जल्दी 1784 या 85 में आया था जल्दी, और कब तक था, 1794, बीच में एक बार और फिर से आया था। कॉर्नवालिस हो नहीं सकता। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हो नहीं सकता है। रॉबर्ट क्लाइव क्यों नहीं हो सकता है, रॉबर्ट क्लाइव इस कारण से नहीं हो सकता है क्योंकि ये 1765 के टाइम पे था, ये हो नहीं सकता। अब बचा लॉर्ड मिंटो फर्स्ट और सर जॉन सोर। सर जॉन सोर जो है ये कॉर्नवालिस के ठीक बाद आया था, ठीक है, कॉर्नवालिस के ठीक बाद आया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ऐसे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपका आंसर आसानी से निकाल आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 से 1856 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बिल्कुल राइट एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। 1848 से 1856 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। याद रखना कितनी पोस्ट थी, 4। पहला बंगाल का गवर्नर हो जाएगा, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा, तीसरा इंडिया का गवर्नर जनरल हो जाएगा, और चौथा इंडिया का वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग,
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट कौन सा हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन इंडिया का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। लास्ट लॉर्ड कैनिंग। इंडिया का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लास्ट माउंटबेटन। ये आपको ट्रिक से याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। तो 1848 से 1856 के बीच में भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? आंसर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त अधिनियम इल्बर्ट बिल संवाद अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए मैंने कई बार आपको बताया है कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और ये प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था? ये इस कारण से लाया गया था क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा था कि 1857 1857 का जो रिवोल्ट है, इसको रिवोल्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, है ना। जनरली इसको रिवोल्ट कहा जाता है, लेकिन रिवोल्ट बोलने या ना बोलने के अपने अपने लॉजिक है। 1857 का जो घटना है, ऐसे बोलिएगा, 1857 का जो घटना है उसके बाद में हिंदुस्तान में नेशनलिज्म का विकास हो रहा था, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। ठीक है, क्लियर? 1857 के बाद में हिंदुस्तान में नेशनलिज्म का विकास हो रहा था, और इस नेशनलिज्म विकास में सबसे बड़ा रोल था प्रेस का। प्रेस के माध्यम से चीजें छप रही थी। बंगाल में कोई घटना होती थी तो मुंबई का आदमी पढ़ रहा था, मुंबई में कोई घटना होती थी तो इलाहाबाद का आदमी पढ़ रहा था, इलाहाबाद में कोई घटना होती थी उसको भोपाल का आदमी पढ़ रहा था, प्रेस के माध्यम से। तो ब्रिटिश ने सोचा कि सबसे पहले काम करते हैं, जो प्रेस की कहानी है इसको खत्म किया जाए, पहले प्रेस से बैन लगाया जाए। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पर, लॉर्ड लिटन नाम का एक अधिकारी था इनका, लिटन, और इसके टाइम पे इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को स्टार्ट किया था। डन? क्लियर है? बाद में दूसरा अधिकारी ठीक उसके बाद आता है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन, और रिपन के टाइम पे इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया। डन? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिपन। अगर आप लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो डफरिन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? मैंने कई बार आपको बताया है कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपको बनना चाहिए क्योंकि हर गवर्नर जनरल से रिलेटेड कोई ना कोई घटना है। कई बार बताया है मैंने, जैसे स्टार्टिंग से आप करेंगे तो बंगाल में जो डायरकी है, द्वैध शासन है, इसको स्टार्ट किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ये दो क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उसके बाद में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प नीति है, वो डलहौजी की है, ये क्वेश्चन पूछता है। सब्सिडरी अलायंस वेलेजली की है, सहायक संधि, ये क्वेश्चन पूछता है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के टाइम पे होती है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कब हुआ था? लिटन के टाइम पे, ये क्वेश्चन पूछता है। खत्म कब हुआ था? रिपन के टाइम पे, ये क्वेश्चन पूछता है। मतलब गिने चुने 15-20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे के सीधे ब्रिटिश ऑफिसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका कि जो बंगाल में, भारत में सती प्रथा का अंत है, सती प्रथा का सिस्टम है, वो विलियम बेंटिक के टाइम पे खत्म हुआ था, ये पूछता है। जो शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट है, लॉर्ड इरविन के टाइम पे खत्म हुआ था, सॉरी स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है। जो दास प्रथा का जो कानून है, अबोलिशन ऑफ दास प्रथा, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, एलन बरो के टाइम पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है। ओवरऑल मिला के 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके, जो सीधे के सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड, ब्रिटिश ऑफिसर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो डफरिन हो गया। अगर कैनिंग की बात करते हैं तो 1857 की जो घटना है, 1857 की जो घटना हुई थी, ये कैनिंग के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया है, बहुत ही आसान कर दिया है, बहुत ज्यादा, मतलब किसी को न भी पता होगा तो आंसर कर सकता है। जैसे डफरिन के बारे में सबको पता होगा कि 1885 के टाइम पे डफरिन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कैनिंग के बारे में पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट, 1857 का जो रिवोल्ट है वो हुआ था, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था, ये पता होगा आपको। लॉर्ड रिपन के बारे में पता है कि 1882 के आसपास में लॉर्ड रिपन था, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। रिपन खत्म हो गया, अब बचा लॉर्ड इरविन। आपको पता है कि जो लॉर्ड इरविन है, गांधी इरविन के बीच में 1931 में एक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें थी, इस पैक्ट में क्या क्या बातें थी, ऑलरेडी कहीं बाद में डिस्कस कर लेंगे, हालांकि इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे कौन था? प्रथम गोल सम्मेलन, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। आंसर इज वेरी सिंपल, लॉर्ड इरविन इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, 1899 से 1905 में भारत का वायसराय कौन था? बात बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था या डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था। हालांकि पार्टीशन और डिवीजन में बहुत टेक्निकली बहुत डिफरेंस होता है। पार्टीशन और डिवीजन जो वर्ड्स होते हैं इसमें टेक्निकली बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जनरली भाषा में हम इसको विभाजन, पार्टीशन, डिवीजन बोल देते हैं। तो 1899 से 1905 के बीच में भारत का वायसराय कौन था? आंसर इज वेरी सिंपल, कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 से 1944 के बीच में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान सुनना, आपको पता है कि 1919 में एक कानून आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। यहां पर मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो आदमी हैं। मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू उस टाइम पे इंडियन सेक्रेटरी था, और चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड उस टाइम पे वायसराय था। तो 1990 के टाइम पे चेम्सफोर्ड था, तो लाजमी सी बात है चेम्सफोर्ड तो यहां से हट गया, चेम्सफोर्ड यहां से हट गया। अब बचा विलिंगडन और लिनलिथगो। बिल्कुल लॉजिक लगा के आराम से कीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर थोड़ी भी लॉजिक लगाओगे 20 सेकंड 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है, 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो था कि विलिंगडन था? इसका आंसर आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 1944 से 47 में भारत का वायसराय कौन था? कौन था? चेम्सफोर्ड, रीडिंग, वेबल और लिनलिथगो। इसका भी आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऐसा कई बार करा, ये वीडियोस कई बार करा चुका हूं मैं। जो वायसराय वाले क्वेश्चंस हैं, गवर्नर जनरल के क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी वीडियो कई बार करा चुका हूं मैं। तो मैं इतनी उम्मीद करके चलता हूं कि बच्चों वाले जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चन आपको 100% पता होंगे। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट अगला है, सी राजगोपालाचारी भारत के वायसराय कब बने? अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई अगर ना दे पाए तो कैसे करोगे? अब भाई 1947 तक तो ब्रिटिश ही थे। 47 के बाद में जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का पहला लास्ट वायसराय बना, देन उसके बाद में फिर आजाद भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल वायसराय बनाया गया, और उसके बाद फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1947-48। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी भी लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतने करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। और इसके अलावा अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो हमारा पेड कोर्स है 950 रुपये वाला, उसमें आप चाहें तो बाकायदा एडमिशन ले सकते हैं। जीके, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक बार जीके पढ़ना है, एक बार जीके पढ़ने के बाद मुझे दोबारा जीके नहीं पढ़ना है, अगर आप कहें कि भाई बार बार जीके पढ़ना है, बार बार क्लासेस अटेंड करूं, बार बार वीडियोस देखूं, बार बार पीडीएफ पढ़ूं, तो फिर ठीक है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक बार आपके पास में 2 से 3 महीने हैं, 30 डेज, सॉरी 3 मंथ्स, मतलब टोटल मोटे मोटे तौर पे अगर आपके पास 100 डेज हैं, तो ये 100 डेज आप मुझे दे दीजिए। जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा करते चलिए। 3 महीने के बाद, 100 डेज के बाद जीके की गारंटी मेरी है, आपका जीके वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जीके हो जाएगा। आपको जीके में कभी कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए आप 8827323650 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ मत कीजिएगा, सीधे कॉल कीजिए इस वाले नंबर कॉल करके सीधे बोलिएगा सर मुझे एडमिशन लेना है 950 वाले बैच में। वहाँ से आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।